सोचो एक ऐसा स्कैम जिसमें गवर्नमेंट का पैसा घटता नहीं बल्कि बढ़ गया और फिर भी चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए। 21 मार्च 2024 रात के 9 बजे दिल्ली के सीएम के घर के बाहर ईडी खड़ी थी। सर्च होती है, क्वेश्चनिंग होती है और फिर कुछ ही देर बाद इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही रेयर मोमेंट रिकॉर्ड होता है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है। टीवी पर एक ही चीज चल रही थी, स्कैम, करप्शन, मनी ट्रेल। लेकिन प्रॉब्लम यह है जितनी सिंपल स्टोरी दिख रही है इतनी है नहीं, क्योंकि बाद में जो कोर्ट ने बोला वो सब कुछ चेंज कर देता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं करेंगे, हम पूरी स्टोरी को डीपली समझेंगे। पॉलिसी क्या थी, कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई और एजेंसीज ने क्या एलिज लगाए और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्ट ने बाद में क्या कहा। क्योंकि इस पूरे केस में एक डेंजरस पैटर्न दिखता है, पहले एलिगेशंस, फिर मीडिया, फिर अरेस्ट और क्लियरिटी बहुत बाद में। तो ये स्टोरी शुरू करते हैं एक पॉलिसी से। शायद इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे अजीब कहानियों में से एक ये थी, एक ऐसा एलिज्ड स्कैम जिसमें करप्शन का नैरेटिव तो बहुत जोर से चलाया गया, लेकिन दूसरी साइड ये भी बोला गया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर पैसा बढ़ रहा था तो फिर स्कैम कहाँ हुआ। एक ऐसा केस जिसमें देश की सबसे पावरफुल एजेंसीज सीबीआई और ईडी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर तक पहुंच गई, और एक ऐसी स्टोरी जहां टीवी स्क्रीन पर सब कुछ बहुत सिंपल दिखाया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में स्टोरी इतनी सिंपल थी? ये जो पब्लिक को दिखाया गया, असल कहानी उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग बन जाती है। 21 मार्च 2024 रात के करीब 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ईडी ऑफिसर्स पहुंचते हैं। सर्च होती है, क्वेश्चनिंग होती है और फिर वो होता है जो इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत रेयर है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से पूरे देश का ध्यान इस केस पर आ जाता है और ये सिर्फ शुरुआत थी। इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2020 दिल्ली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी फिर से पावर में आ जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ जीत नहीं होती है, एक नैरेटिव जीता जाता है। और फिर आता है 2022 पंजाब इलेक्शन और आम आदमी पार्टी वहां पर भी लैंडस्लाइड जीत जाती है और यहीं से गेम चेंज होता है। एक पार्टी जो पहले दिल्ली तक लिमिटेड लगती थी अब नेशनल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही थी। हिमाचल की बात हो रही थी, गुजरात की बात हो रही थी और पॉलिटिकल मैप पर आम आदमी पार्टी की पोजीशन बदल रही थी। पॉलिटिक्स में एक सिंपल रूल होता है, जब तक आप लिमिटेड हो आपको टॉलरेट किया जा सकता है, जैसे ही आप एक्सपेंशन मोड में जाते हो रिएक्शन भी स्ट्रांग आता है। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक और चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, यहाँ पावर स्ट्रक्चर अलग है। एक तरफ इलेक्टेड गवर्नेंस होती है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नेंस, और जब पावर डिवाइड होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इनएविटेबल होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट बैकग्राउंड क्रिएट करता है आने वाली कहानी का। इसी बैकग्राउंड में आती है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 और फिर यहीं से कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। ओके, अब समझते हैं कि ये पॉलिसी आखिर थी क्या। ओल्ड सिस्टम में दिल्ली में लिकर रिटेल का एक मिक्स्ड मॉडल था, कुछ गवर्नमेंट लिंक्ड आउटलेट थे, कुछ प्राइवेट आउटलेट्स थे। क्रिटिसिज्म ये था कि सिस्टम इफिशिएंट नहीं था, लीकेजेस थे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन थी, कंज्यूमर एक्सपीरियंस पुअर था। सुनने में ये एक नॉर्मल गवर्नेंस प्रॉब्लम लगती है, लेकिन सॉल्यूशन से ही कहानी बदल देते हैं। न्यू पॉलिसी ने कहा गवर्नमेंट रिटेल से बाहर निकलेगी, प्राइवेट वेंडर्स को लाइसेंस मिलेंगे, दिल्ली को जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, बिडिंग प्रोसेस आएगा, हाई लाइसेंस फी स्ट्रक्चर होगा। सपोर्टर्स ने इसे रिफॉर्म बोला। उनका कहना था कि गवर्नमेंट का काम रेगुलेशंस है, दुकान चलाना नहीं। अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट बिडिंग पर शिफ्ट होता है तो लीकेज कम होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और मार्केट क्लीनर होगा। सुनने में सिंपल लगता है, राइट? लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। क्रिटिक्स ने यहीं से सवाल उठाया कि जब इतना बड़ा मार्केट रीडिजाइन हो रहा है तो बेनिफिट्स किसको मिलेंगे। पॉलिसी पेपर एक चीज होती है, इम्प्लीमेंटेशन दूसरी, और इंडिया में कई बार असली गेम इम्प्लीमेंटेशन में छुपा होता है और यहीं से कहानी दो पार्ट्स में टूट जाती है। एक साइड रिफॉर्म, दूसरी साइड एलिज्ड फेवरेटिज्म। और जब दोनों नैरेटिव्स एक साथ चलने लगे तब कंट्रोवर्सी इनएविटेबल थी। इस पॉलिसी के सपोर्टर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रेवेन्यू। उनका कहना था अगर ये स्कैम होता तो ट्रेजरी को डायरेक्ट डैमेज दिखना चाहिए था। यहाँ तो आर्गुमेंट ये दिया गया कि रेवेन्यू बढ़ रहा है और यही लाइन बहुत लोगों को पावरफुल लगी, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में स्कैम का एक सिंपल मतलब होता है पब्लिक का पैसा चला गया। लेकिन एजेंसीज का केस थोड़ा अलग था। उनका लॉजिक सिर्फ लॉस और गेन तक लिमिटेड नहीं था। उनका एलिगेशन ये था कि पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के कुछ पार्ट्स को ऐसे सेव किया जिससे सिलेक्टेड प्लेयर्स को फायदा मिले और उसके बदले किकबैक्स आए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाना ऑटोमेटिकली इनोसेंस प्रूव नहीं करता, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाना ऑटोमेटिकली गिल्ट प्रूव नहीं करता। और यहीं से कंफ्यूजन डीपन हो जाता है।
मतलब दोनों साइड अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन के साथ फील्ड में आ चुकी थी। आम आदमी पार्टी की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन थी रिफॉर्म एंड रेवेन्यू। एजेंसीज की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन थी क्विड प्रो क्वो एंड मैनिपुलेशन। फिर आता है जुलाई 2022, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट, और यहीं से कहानी एक नए फेस में एंटर होती है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सीरियस इरेगुलेशंस हैं। कुछ डिसीजन एलिजिडली रूल्स के अगेंस्ट लिए गए, कुछ रिलैक्सेशंस एलिजिडली बिना प्रॉपर अप्रूवल के दी गई, और एक डायरेक्ट लॉस फिगर का भी जिक्र हुआ। फिर एलजी ने सीबीआई प्रोब रिकमेंड की। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पॉइंट पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोवर्सी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन गई। अब सिर्फ पॉलिसी एक डिबेट नहीं थी, और अब रेड, एफआईआर, अक्यूज्ड, एविडेंस और कॉन्स्पिरेसी जैसे वर्ड्स आ चुके थे। और यहीं से पॉलिटिकल सस्पिशन भी इंटेंसिफाई होता है। जब भी इंडिया में कोई मेजर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, फिर दो कोर्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक एक्चुअल कोर्ट और एक मीडिया कोर्ट। मीडिया कोर्ट का प्रोसेस सिंपल होता है, चार्जशीट्स की फ्रेसेस उठाओ, हेडलाइंस बनाओ और फिर पब्लिक इमेजिनेशन में कन्विक्शन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो। लेकिन यहाँ एक डेंजर है, पब्लिक यूजुअली कोर्ट ऑर्डर्स नहीं पढ़ती, पब्लिक हेडलाइंस पढ़ती है, टीवी पर डिबेट देखती है, और जब एक इंसान का नाम बार बार एक ही एलिज्ड क्राइम के साथ रिपीट होता है तो पब्लिक मेमोरी में वो एसोसिएशन परमानेंट बन जाता है, चाहे बाद में कोर्ट्स कुछ और बोले। और यही मीडिया पावर है, और यही मीडिया ट्रायल का डेंजर भी। आप समझते हैं इस केस की एक और क्रिटिकल लेयर, सीबीआई और ईडी दोनों के रोल अलग हैं। सीबीआई करप्शन और कॉन्स्पिरेसी देखती है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल दिखती है। लेकिन जब दोनों एक ही केस में एक्टिव हो जाएं, प्रेशर मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले एक केस, फिर लिंक्ड केस, पहले कस्टडी, फिर दूसरी कस्टडी। पब्लिक को लगता है इतने सारे केसेस हैं तो कुछ तो होगा, लेकिन लीगल रियलिटी में क्वांटिटी ऑफ केसेस डज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ प्रूफ्स। फिर भी पॉलिटिकल डैमेज हो चुका होता है, प्रोसेस ही पनिशमेंट बनने लगता है। इसी फेस में आम आदमी पार्टी के लीडर्स रेडार पर आते हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह। और यहाँ एक पैटर्न दिखने लगता है, टॉप लीडरशिप वीकन हो रही है, और ये सिर्फ लीगल स्टोरी नहीं रहती, ये एक गवर्नेंस क्राइसिस बन जाती है। और फिर आता है सबसे डेंजरस लीगल एलिमेंट, पीएमएलए। और ये वो जोन है जहां बेल मिलना मुश्किल हो जाता है और सिस्टम में अटकना आसान। और फिर यहीं से पावर का रियल गेम समझ में आता है। फिर वापस आते हैं उसी रात पर 21 मार्च 2024, केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अरेस्ट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक ब्लास्ट था। महीनों बीत गए और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, और यहाँ पर कहानी सबसे बड़े मोड़ पर आ जाती है। जो टीवी पर सर्टन लग रहा था वो कोर्ट में अनसर्टेन हो जाता है। और यही सबसे बड़ा लेसन मिलता है, किसी के अरेस्ट हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी है, और मीडिया का जजमेंट कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं होता। और अब आता है एक फाइनल सवाल, क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी केस था या एक पॉलिटिकल टेम्पलेट? पहले एलिगेशन, फिर मीडिया ट्रायल, फिर अरेस्ट, फिर इलेक्शन और क्लैरिटी सबसे बाद में। अगर ऐसा पैटर्न रिपीट हो तो डेमोक्रेसी के लिए सवाल खड़े होते हैं, बहुत बड़े सवाल। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस सिर्फ एक पॉलिसी केस नहीं था, ये स्टोरी थी लॉ, पॉलिटिक्स, मीडिया और पावर के इंटरेक्शंस की। इसीलिए अगली बार जब आप टीवी पर हेडलाइंस देखें तो रुकना, सोचना और वेरीफाई करना, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक्यूजेशन एंड ट्रुथ के बीच बहुत लंबा रास्ता होता है, और ये केस हमें वही रास्ता दिखाता है।